जूनागढ़ के राजा का मुकुट जो बहुत कीमती था, वो हीरो मोती और सोने से सजाया गया था। उसकी करोड़ों में कीमत थी। वो एक बार दिल्ली के हिस्ट्री म्यूजियम में लाकर रखा जाता है। मुकुट बहुत ही कीमती था, इसलिए उसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। और उससे पहले ही वो मुकुट चोरी हो जाता है। पूरे म्यूजियम में वो हल्ला मच जाता है। ओ, राजा का मुकुट चोरी हो गया। हे भगवान, हमारी तो धरोहर किसी ने चुरा ली। अब क्या होगा? लगता है डिटेक्टिव जे को ही केस सॉल्व करने के लिए बुलाना होगा। डिटेक्टिव जे तुरंत वहाँ पहुँच गया और उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में कुछ नहीं मिला। डिटेक्टिव जे ने फिर वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की तो गार्ड बोला, सर, मैं तो मुकुट के पास ही था, लेकिन जब मैं वॉशरूम गया तो ये हादसा हो गया और सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई। डिटेक्टिव जे ने एक आदमी से पूछा तो वो बोला, मैं तो सर कैंटीन में लंच कर रहा था, अभी अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता चोरी किसने की, मैं तो बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे दूसरे वाले आदमी से पूछता है तो वो बताता है, सर मैं तो प्लेनेटेरियम वाले सेक्शन में था और वहाँ ग्रहों के बारे में पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता चोरी किसने की और कब हुई, मैं तो बेगुनाह हूँ। डिटेक्टिव जे एक औरत से पूछता है तो वो बोलती है, मैं तो सर हिस्ट्री के बारे में देख रही थी, मतलब अकबर, शाहजहां और मुगल शासकों के बारे में पढ़ रही थी। अभी अभी यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता चोरी किसने की और कब की, मैं तो बेकसूर हूँ सर। डिटेक्टिव जे को बातों से समझ आ गया कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। झूठ वो आदमी बोल रहा है जिसने कहा कि वो यहाँ ग्रहों के बारे में पढ़ रहा था, जबकि ये हिस्ट्री म्यूजियम है। प्लेनेटोरियम के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वो कैसे प्लेनेटोरियम वाले सेक्शन में हो सकता है और ग्रहों के बारे में पढ़ सकता है? मतलब उसे म्यूजियम के बारे में कुछ नहीं पता। वो झूठ बोल रहा है। डिटेक्टिव जे ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी है। मैं क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। डिटेक्टिव जे ने उसकी तलाशी ली और उसे उस आदमी के पास से वो मुकुट मिल भी गया। डिटेक्टिव जे ने तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करके वहीं बुलाया और इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करके ले गया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौवे को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा? तेरे उम्र के कौवे दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर? ये आखिर जाएगा कहाँ? तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहां पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है।
ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी, क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का। ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहां पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं? इस घर में कौन रहना चाहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में उफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। एक तालाब में 3 कछुए रहते थे। 2 कछुए आपस में खूब लड़ाई करते थे। तीसरा कछुआ समझदार था। अरे ये मेरी बैठने की जगह है। अरे तू क्या हुआ? मैं बैठी तो तुझे तकलीफ हो रही है? अरे कितनी बार समझाना तुम्हें, अपनी अपनी जगह पे बैठना, अपने अपनी खाना खाना सीखो ना। अरे तू बड़ी आई समझाने वाली। मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ पे बैठूंगी, मुझे जो पसंद है मैं वो खाऊंगी। ऐसे इन दोनों की नोक झोंक होती ही रहती थी। मगर तीसरा कछुआ, अरे आप ऐसे क्यों झगड़ते हो? हम सारे दोस्त हैं ना, आपकी जगह मेरी जगह, ऐसा कुछ होता है क्या? हम सब तो एक साथ रहते हैं तो एकजुट होके रहना चाहिए, ऐसे समझाते रहती है। तीसरा कछुआ कभी इन दोनों की लड़ाई में नहीं पड़ती थी। एक दिन लड़ाई करने वाले दोनों मछुओं में लड़ाई इतनी जोर से हुई तो एक कछुआ पत्थर से गिरकर उल्टा हो गया था। कछुए के पैर आसमान की ओर थे और पीठ जमीन पर लग गई थी। तो दर्द से चिल्लाते हुए कछुआ कहता है, अरे मैं तो गिर गया, मैं क्या करूं? अरे मैं तो गिर गई, अब मैं क्या करूं? मुझे पहले जैसा कौन बिठाएगा? ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगी।
सीधा होने के लिए उस कछुए ने बहुत प्रयत्न किया, मगर वो सीधा नहीं हो पाया। अब उसे अपनी लड़ाई झगड़े पे पछतावा हो रहा था। अरे मैंने क्यों झगड़ा किया, ये झगड़ा नहीं होता तब मैं नहीं गिरती। अब मैं सहायता के लिए भी तो उसी कछुअन को बुलाना है ना। ऐसे बड़बड़ाती रही। झगड़े के अलावा और कुछ नहीं किए गए अपनी जिंदगी को कोसती रही। ऐसे ही उल्टे पड़े उसको बहुत समय हो गया था, फिर भी कोई उसके पास सहायता के लिए नहीं आया। इस तरफ तालाब में दोनों कछुए इंतजार कर रहे थे। काफी समय बीत जाने के बाद, अरे इतनी देर हो गई, ये कछुआ आया क्यों नहीं? कहीं कोई संकट में तो नहीं पड़ा? ऐसे कहते हुए दोनों चिंतित हो गए थे। दोनों कछुओं को संदेह हुआ। दोनों कछुए ने ढूंढने का निर्णय करके तालाब से बाहर निकलकर उसकी खोज करने लगे। अरे ये कछुआ कहाँ चला गया, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इसको कहाँ ढूंढेंगे? अरे कहाँ ढूंढेंगे का मतलब क्या होता है? हर जगह ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार हमारा दोस्त है, हमारे साथ रहता है। ऐसे दोनों बात करते हुए उसे ढूंढने लगे। तालाब से दूर एक पत्थर था। उस पत्थर के उस पार कछुआ उल्टा गिरा हुआ था। दोनों कछुए दौड़ते हुए गए और उसे सीधा करके हालचाल पूछने लगे। अरे बहन, क्या हो गया? तुम यहाँ पर आके उल्टा कैसे गिर गई? अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि झुंड में रहना चाहिए? इतनी दूर आके ऐसा उल्टा पड़ोगी तो कौन सहायता करेगा? अरे मैं क्या जानबूझ के आई थी? मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगी और ऐसे उल्टा हो जाऊंगी? ऐसी तीनों की बातचीत चली। गिरा हुआ कछुआ अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। वह दोनों कछुओं से माफी मांगने लगी और जोर जोर से रोने लगी। अब के बाद कभी लड़ाई न करने की वादा करते हुए माफी मांगने लगी। तब से तीनों कछुए तालाब में दोस्त बनकर रहने लगे। एक दूसरे के साथ फिर कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि एक दूसरे की सहायता के बिना उनका जीना मुश्किल है। हम भी अपने आसपास के लोगों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वही हमारे काम आते हैं।